गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8th क्लास की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हैव यू इवन गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट ए नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज some to you after a long process of मैन्युफैक्चरिंग। क्या आप लोगों को ने कभी इस बारे में सोचा है कि जो नोटबुक आप यूज कर रहे हो उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, जो उसे क्रॉस करके आना पड़ता है। उसको मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो आप तक पहुंचती है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज ए पार्ट ऑफ ट्री। वो अपनी लाइफ की स्टार्ट एज ए पार्ट ऑफ ट्री में करती है, मतलब ट्री का एक पार्ट होती है वो। इट वॉज कट डाउन, इसको काटा जाता है। ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प माइल, और जो पल्प माइल होती हैं जहाँ पर इसका गुद्दा बनाया जाता है वहाँ पर भेजा जाता है। देयर ऑन द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड, और जो वुड होती है वहाँ इसको प्रोसेस में लाया जाता है। एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प, और उसको वुड पल्प के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। द वुड पल्प वाज मिक्सड विद केमिकल्स, वुड पल्प के अंदर केमिकल मिक्स किए जाते हैं। एंड फाइनली चेंज्ड इनटू पेपर बाय मशीन्स, और फाइनली मशीन्स के अंदर उसको पेपर में चेंज कर दिया जाता है। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वाज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेजेज, और वहाँ से जो हमारे पेपर होते हैं वो उनको प्रेस में भेजा जाता है, जहाँ पर केमिकल्स की सहायता से जो लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं उनको प्रिंट किया जाता है पेजेज के ऊपर। द पेजेज आर देन बाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ ए नोटबुक, और तब उसको एक बाउंड किया जाता है, इनको बांधा जाता है एक जो नोटबुक है उसके फॉर्म में। पैक्ड एंड सेट द मार्केट फॉर सेल, पैक करके सेलिंग के लिए मार्केट में भेजा जाता है। फाइनली इट रीच योर हैंड, और फाइनल में ये आपके हाथों तक पहुंचती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोड्यूस ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड करते हैं, उसका क्या काम होता है? रॉ मटेरियल को वो ज़्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देती है। एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो पल्प है उसको किस तरीके से पेपर में चेंज कर दिया गया। एंड पेपर इनटू अ नोटबुक, और पेपर को एक नोटबुक में चेंज कर दिया गया। These represent the two stage of the manufacturing process. ये जो दोनों चीज़ें थी ये दो स्टेज को डिनोट करती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हैं। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, पेपर पल्प से बनाया गया। एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, और इसी तरीके से जो क्लॉथ होता है वो कॉटन से बनाया जाता है। हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज, क्योंकि इसके हर एक स्टेज के ऊपर इसमें वैल्यू ऐड होती रहती है। बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो इसके ऊपर लगते रहते हैं ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है इसके अंदर। इन दिस वे, इसी तरीके से द फाइनलाइज्ड प्रोड्यूस हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम। इसीलिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, ज़्यादा यूटिलिटी होती है रॉ प्रोडक्ट से। इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री रेफर टू ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इंडस्ट्री जो है वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी को रेफर करता है दैट इज कंसर्न विद प्रोड्यूस ऑफ गुड्स, जिसमें किस चीज़ का कंसर्न होता है? किसी गुड को प्रोड्यूस करने का। एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का। एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने का। दिस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसलिए जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है प्रोड्यूस ऑफ गुड, जिसके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स को। कोयल माइनिंग इंडस्ट्री, कोयल माइन जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो मिनरल होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, जो टूरिस्ट होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस तरीके से हम बांट सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग और उनके ओनरशिप, उनके जो
अधिकार होता है उसके अकॉर्डिंग, किसने उसको एस्टेब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, marine based and forest based dependent on the type of raw material they use। जो इंडस्ट्री होती है वो एग्रो बेस्ड है, मिनरल बेस्ड है, मरीन बेस्ड है, फॉरेस्ट बेस्ड है। ये डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह का रॉ मटेरियल जो है वो यूज किया जा रहा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोड्यूस एज देयर रॉ मटेरियल। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है उससे सारी चीज़ें जो रॉ मटेरियल होते हैं वो प्लांट्स या एनिमल के बेस पे यूज किए जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड द लेदर इंडस्ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये सारी एग्रो बेस्ड होती हैं क्योंकि इसमें जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं उन्हीं रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब जिसमें मिनरल्स को यूज किया जाता है। आर द प्राइमरी इंडस्ट्री, वो प्राइमरी इंडस्ट्री होती हैं। एंड यूज मिनरल ओर, जो मिनरल ओर होता है उसको यूज करती हैं एज देयर रॉ मटेरियल, अपने रॉ मटेरियल के रूप में। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड देयर इंडस्ट्रीज, इन्हीं इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रियों को फीड करते हैं, बेस होते हैं, उनका आधार होते हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, जिस तरीके से आयरन को बनाया जाता है आयरन ओर से, इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, वो एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। इट इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। लेकिन जो लोहा तैयार होता है, जो आयरन तैयार होता है, वो बहुत सारी बाकी इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, सच एज हैवी मशीनरी। जैसे हैवी मशीनरी के लिए लोहा, यहाँ पहले लोहा जो आयरन एंड स्टील थी उसके अंदर एक प्रोडक्ट था, लेकिन जो हैवी मशीनरी है वहाँ पर जाकर वो एक रॉ मटेरियल का काम करता है। बिल्डिंग मटेरियल एंड रेलवे कोचेज, जहाँ पर जो आयरन है उसको यूज किया जाता है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो ओशियन होते हैं वहाँ की चीज़ों को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशियन एज रॉ मटेरियल। जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री होती है उसके अंदर ओशियन से और जो सी से हमें बहुत सारे प्रोड्यूस मिलते हैं, उनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज प्रोसेस सी फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। जो सी फूड को की प्रोसेसिंग होती है और जो फिशिंग ऑयल होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो इनका एक एग्जाम्पल होता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट दो अलग अलग टर्म्स होती हैं और वो दो अलग अलग चीज़ों के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, इसमें जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हमें मिलते हैं उनको रॉ मटेरियल के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, जो इंडस्ट्री एसोसिएट होती है फॉरेस्ट से जिसके अंदर पल्प और पेपर इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फर्नीचर है और जो बिल्डिंग है वो सारी की सारी क्या होती हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं। साइज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को। इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, ये उस चीज़ को रेफर करता है कि जो इंडस्ट्री है उसमें कितनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया है, कितनी पूंजी को इन्वेस्ट किया गया है, कितने पैसे लगाए गए हैं। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, और कितने पर्सन वहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन साइज, और जो वॉल्यूम है प्रोडक्शन की उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते, वो क्लासिफाई किया जा सकता है। बेस्ड ऑन साइज, अगर हम साइज के ऊपर बात करते हैं, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। उसमें हम दो तरीके से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। स्मॉल स्केल मतलब छोटे पैमाने पर जो इंडस्ट्री लगाई जाती हैं, या लार्ज स्केल जो बड़े पैमाने पर लगाई जाती हैं। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो कॉटेज का मतलब क्या होता है, जो हट होती है, जो बहुत छोटा रूप होता है घर का, तो घरों में जिस तरह की इंडस्ट्रीज को कैरी किया जाता है उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता है। वेयर द प्रोड्यूस आर
प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड, जहाँ पर प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाथ से बनाए जाते हैं बाय द आर्टिसंस के द्वारा। उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे बास्केट वीविंग, पोट्री एंड द अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। और बाकी जो हैंडीक्राफ्ट के काम किए जाते हैं वो भी एग्जाम्पल होते हैं कॉटेज इंडस्ट्री के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें थोड़ी पूंजी लगाई जाती है एंड टेक्नोलॉजी और कम ही टेक्नोलॉजी लगाई जाती है एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जब हम कंपेयर करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री से दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, और अगर हम कंपेयर करते हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज हायर, और जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है वो भी हायर होती है। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर, और जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भी सुपीरियर होती है इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो सिल्क की वीविंग होती है और फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पर बहुत हैवी चीज़ों को या फिर बहुत हैवी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है उसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि जो ऑटोमोबाइल है या फिर हैवी मशीनरी का प्रोडक्शन होता है उसे हम लार्ज इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इसको भी हम अलग अलग तरीके से वो कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में, स्टेट ओन सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में, जॉइंट सेक्टर में और जो कॉरपोरेटिव सेक्टर होता है उसमें। अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। और जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है उनके बारे में देखते हैं। आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसको ऑपरेट किया जाता है किसी एक पर्सन के द्वारा या फिर इंडिविजुअल पर्सन के एक ग्रुप के द्वारा। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री होती है उनके ओनर कौन होते हैं? गवर्नमेंट होती है। एज द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है वो किस सेक्टर में है? वो पब्लिक सेक्टर के अंदर है। एंड द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें कुछ इंडिविजुअल अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ पार्ट उसका क्या होता है? गवर्नमेंट द्वारा एडिड होता है। आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसमें ओनर्स कौन होता है? स्टेट होता है, और उसके साथ ही या तो इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल्स का ग्रुप इसके अंदर पार्ट लेता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड जो गुड़गांव के अंदर है वो एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब है, वैसे तो वो चीज़ें प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट भी नहीं कह सकते, जो पूरी की पूरी पब्लिक अपने बिहाफ में करती है, उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ लोगों के कोऑपरेशन से बनती है, वो अपने आप ही बनाई जाती है। जैसे कि आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, तो उसके बारे में हम देखते हैं। बेसिकली ये चीज़ें क्या होती हैं? एग्रो बेस्ड ही होती हैं। तो देखो कोऑपरेटिव सेक्टर में हम देखते हैं इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो इंडस्ट्री होती है इनको ऑपरेट कौन करता है? जो प्रोड्यूसर और सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल के, वही इनके अंदर जॉइंटली काम करते हैं। वर्कर्स और बोथ, या वो वर्कर्स हो सकते हैं या दोनों के दोनों हो सकते हैं। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर द सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स। जो आनंद मिल्क एजेंसी मिल्क यूनियन लिमिटेड मतलब जो अमूल दूध बनाती है उन वाले, और जो सुधा डेयरी जो सुधा दूध का प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे लिए सक्सेस स्टोरी है इन कोऑपरेटिव वेंचर्स की। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे
फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेलिटी को कि उसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए। ये किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों का कोहरांट देखना पड़ता है। जहाँ पर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है वहीं पर आप लोगों को इंडस्ट्रीज मिलेंगी। तो हम अभी देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अंदर अवेलेबिलिटी देखी जाती है रॉ मटेरियल की, लैंड की, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इन सभी चीज़ों की अवेलेबिलिटी देखी जाती है। जहाँ से ये नियरेस्ट होंगे वहीं पर किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट किया जाता है। इंडस्ट्री आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। इंडस्ट्री वहीं पर सिचुएटेड की जाती है जहाँ पर इनमें से एक, बहुत सारे या फिर कुछ या फिर सारी की सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। सम टाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इनिशिएटिव लाइक सब्सिडी पावर, कि कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो भी आपको ऐसे इनिशिएटिव प्रोवाइड करती है जैसे कि सब्सिडी प्रोवाइड करना, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रोवाइड करना, और जो मैन्युफैक्चरिंग के अदर चीज़ें होती हैं उनको प्रोवाइड करना, सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। क्यों करती है? ताकि जो इंडस्ट्री है वो बैकवर्ड एरिया के अंदर लगाई जा सके, जहाँ के लोगों को रोजगार मिले, जहाँ पर प्रोस्पेरिटी आए लोगों के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टू टाउन एंड सिटीज। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो बहुत बार क्या करता है, डेवलपमेंट को अपने साथ लेके आता है और टाउन और सिटीज की ग्रोथ होती है उनके चारों तरफ। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं उनका सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो इंडस्ट्री का सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, कितनी इनपुट हम करते हैं, किस तरीके से प्रोसेस करते हैं और कौन सी आउटपुट हमें मिलती है। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इनपुट होती है वो किस रूप में होती है, रॉ मटेरियल के रूप में होती है, लेबर के रूप में होती है, लैंड की जो कॉस्ट होती है उसके रूप में होती है, ट्रांसपोर्ट के रूप में होती है, जो पावर हम यूज कर रहे हैं और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी क्या होते हैं, वो इनपुट होती है। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। और जो प्रोसेस होता है वो एक वाइड रेंज होती है जिसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जिसमें किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर फिनिश्ड रूप में लेके आया जाता है। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। और जो आउटपुट होता है वो एंडिंग प्रोडक्ट होता है जिससे उस इंडस्ट्री को इनकम प्राप्त होती है। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर अगर हम देखते हैं द इनपुट में भी कॉटन, जो इनपुट है वो कॉटन हो सकती है, ह्यूमन लेबर हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है या फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो सकती है। द प्रोसेस इंक्लूड, जो प्रोसेस है उसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, गाइनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग। और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, क्लॉथ मिलता है या फिर शर्ट मिलती है जो आप लोगों ने वियर की हुई है। इंडस्ट्रियल रीजन, अब हम इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन एमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रियल रीजन एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है जहां पर इंडस्ट्री बहुत क्लोजली लोकेट होती हैं और बेनिफिट को शेयर करते हैं, उनके पास होने से जो उनको बेनिफिट होते हैं उनको शेयर करते हैं। मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। जो मेजर इंडस्ट्री रीजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर और ईस्टर्न एशिया के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू द लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया। जो ज़्यादातर हैं वो टेम्परेट एरिया के अंदर आपको मिलेंगे, नियर द सी पोर्ट
सी पोर्ट के पास, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सके, एंड स्पेशली नियर कोयल फील्ड, और ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो कोयल फील्ड के पास हमें वो देखने को मिलती हैं। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक बॉम्बे पुणे क्लस्टर। इंडिया के अंदर भी बहुत तरह के ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम एंड गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली एंड मेरठ रीजन, एंड द कोलाम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये इम्पोर्टेंट रीजन है जहाँ पर हमें हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है मेजर जो इंडस्ट्रीज है उनका। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्री आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। जो मेजर इंडस्ट्री है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को। द आयरन एंड स्टील एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पुरानी इंडस्ट्री है, वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एमर्जिंग इंडस्ट्री। लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है वो क्या है, एमर्जिंग इंडस्ट्री है, वो उभरती हुई इंडस्ट्री है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर सिलिकॉन वैली एंड सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन इन इंडिया। तो ये मेजर रीजन थे इन इंडस्ट्रीज के। कल हम इन इंडस्ट्रीज के बारे में डीप में पढ़ेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए कौन सी चीज़ें यहाँ पर जहाँ पर इनको लोकेट किया जाए वो किस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। हम इन सभी इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कहाँ पर ये सिचुएटेड है वो भी हम अच्छे से देखेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।